Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बुरा वक्त ना आना चाहिए सही बात है। और मुझ जैसे लोगों का तो जरूर आना चाहिए। जिस लोगों का मैंने दिल दुखाया था ना, वो लोग मेरे साथ खड़े थे। और जिनके लिए मैं दिल दुखाया था ना, वो सब के लिए मैं हंसी का रीजन था। मैं उनके लिए मजाक का टॉपिक था। सोचो ना यार, 50,000 से अगर मैं 5 करोड़ बना सकता हूँ तो मैं सोशल मीडिया टाइम वेस्ट करूंगा। बिल्कुल। ये इतनी सी बात लोगों को क्यों समझ में नहीं आती? सपने देखना सबको अच्छा लगता है। सीखने में भले ही 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लगते हैं। मुझे ट्रेडिंग को सीखने में 15 साल लगे। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो दे आर मेकिंग 1%, 2%। और जब लॉस की बात करते हैं तो दे आर मेकिंग 4%, 5%, इवन 10%। 2008 वो साल था जिस साल मैंने एक दिन में इतना पैसा बनाया जितना आज भी लोग बनाने के लिए सोच सकते हैं, सपने देखते हैं। किस्मत साथ देती है कभी कभी। तो मैं शॉर्ट था, बाजार में लोड सर्किट लग गया, बहुत सारा पैसा बना। बहुत सारा मतलब बहुत सारा। कि पैसा आता नसीब से है और जाता आपकी बेवकूफ़ी से है। तब आपके लिवरेज कितना मिलते थे? 20x। 20x। 1 लाख डालो, 20 लाख का माल लेके जाओ। मैंने ट्रेडिंग सीखी है ग्राफ पेपर पे, पेंसिल पे स्केल लाइन खींच के। अभी आपके पास सॉफ्टवेयर है, अब तो AI आ गया है वहाँ पे। आप फियर और ग्रीड अगर हावी हो जाए आपके ऊपर तो ट्रेडिंग से पैसा बनाना नामुमकिन है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विजय। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत जाना माना बन चुका है। ही हैज़ वर्कड इन प्रॉप डेस्क एज अ ट्रेडर एंड विथ मोर देन 20 years of experience, he has been featured in several media channels and has mentored hundreds of students globally. आज जो वर्दा रिसर्च, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म को लीड करता है और इनका ट्विटर पर भी एक बड़ी फॉलोइंग है। चलिए दोस्तों, लेट्स वेलकम चंदन सिंह जी। वेलकम टू द शो चंदन जी। हर हर महादेव। चंदन जी, मैं दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि आप ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू कर्नाटका यू हैव कम जस्ट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। इट्स माय प्लेजर एक्चुअली। चंदन जी, आपके 20 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आखिर ये ट्रेडिंग को क्या कहते हैं आप? कोई लोग इसको गैम्बलिंग कहते हैं, कोई लोग इसको सट्टाबाजी कहते हैं। आपके हिसाब से ये क्या है? देखो, ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, सट्टा, सबके अपने अपने विचार हैं, पर्सपेक्टिव है। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग इज अ वॉर। इट इज अ वॉर एंड अ ट्रेडर इज अ मतलब स्नाइपर। अगर आप ट्रेडर बनना है, आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपकी सोच एक फौजी जैसे होनी चाहिए और आपका नेचर एक स्नाइपर जैसा होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग में जीतना है तो। ओके, आप ट्रेडिंग और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखो, बिजनेस इज ए वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। बिजनेस बनाने में दशक लगता है, कभी कभी 2 दशक, कभी 5 दशक। बिजनेस बनाने वाला शायद उस बिजनेस की रॉयल्टी को एंजॉय नहीं कर पाता। मोस्टली देखा गया है, जब भी कोई बड़ा बिजनेस हाउस बना है तो उसका 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन उसको लीड करता है, उसकी चीजों को एंजॉय कर सकता है। तो बिजनेस इज वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। बिजनेस में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आज चालू किया और कल से आपको प्रॉफिट आने लग जाएगा। इट टेक्स, अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हो तो इट टेक्स ईयर्स, 3, 4, 5 साल लगते हैं फैक्ट्री का प्लान को एग्जीक्यूट होने में, मशीनरी लगाने में 10 साल लगते हैं, प्रोडक्शन आने में, आपको ब्रेक इवन पहुंचने में। इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि मेरे पास जो भी सेविंग्स होती हैं, जो अपने पास पैसा एक्स्ट्रा बचता है, उसको हम लोग ग्रेजुअली इन्वेस्ट करते हैं। कुड बी SIP मोड, कुड बी ए लमसम मोड, कुड बी थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और वो टाइम हम लोग 10 साल, 5 साल, 20 साल एक पर्टिकुलर गोल के लिए उसको पैसा डालते हैं। लेट्स से कि मुझे अपने बच्चे की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए, तो ये छोटे गोल्स के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मेरे को 20 साल के बाद, लेट्स से मुझे 20 साल के बाद 50 लाख रुपए चाहिए। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी होगी, किसी को अपना बेटे को पढ़ाई करना होगा, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट होता है कि मैं ग्रेजुअली उसमें पैसा डालूंगा और 15 साल, 20 साल के बाद मेरा वो गोल वो पूरा करेगा इन्वेस्टमेंट। एंड ट्रेडिंग इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने अगर ये ट्रेडिंग का गेम समझ लिया, सीख लिया, इसको सीखने में भले ही 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लगते हैं। मुझे ट्रेडिंग को सीखने में 15 साल लग गए। कैन यू इमेजिन? मैं 15 साल तक ट्रेडिंग में ऑन एंड ऑफ 3 साल कमाया, 1 साल घटाया, फिर 2 साल कमाया, फिर 1 साल घटाया, ऐसा चलता रहता है। 15 साल के बाद मैं शायद आज बोल सकता हूँ कि हाँ, अब मैं Y on Y एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूँ। अब मैं शायद मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मुझे ट्रेडिंग इतनी आती है कि मैं अपना घर चला सकता हूँ।
अगर आपको ट्रेडिंग आ गई तो यू कैन एंजॉय इट्स बेनिफिट, इसके पर्क्स बहुत सारे हैं। आई कैन रोम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड आई कैन ट्रेड। मेरे लिए मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरे लिए कोई फिक्स्ड ऑफिस की जगह नहीं है। अभी आप देखते हो मैं ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है, मैं ट्रैवलिंग के साथ ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब ट्रेडिंग हैज गिवन मी दिस पर्क कि आई कैन ट्रैवल एंड आई कैन डू माई वर्क ऑल्सो। सो ट्रेडिंग इज एंटायरली डिफरेंट गेम, बट इसको समझना, इसको सीखना, या फिर मैं ये कहूंगा कि ट्रेडिंग इज द मोस्ट टफेस्ट वे टू अर्न द इजिएस्ट मनी। सही बात है। तो ट्रेडिंग ऐसा है, ट्रेडिंग इज अ गेम जिसको अगर आप समझ गए तो फिर आपको कुछ और समझ में नहीं आएगा। ट्रेडिंग जिसको समझ में आ गई उसके लिए बहुत आसान है, जिसको समझ में नहीं आई उसके लिए ये जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, कुछ भी बोल सकते हैं। जी, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या अंतर होता है? गैम्बलिंग में देखो, गैम्बलिंग में भी दो तरीके होते हैं। एक आंख बंद करा, अगर आप 3 पत्ते खेलते होंगे आपको पता होगा। एक होता है ब्लाइंड, पत्ते फेंके, किस्मत पे दाव लगा दिया। आपकी किस्मत में है तो आप जीत गए, किस्मत में है तो हार गए, जिसमें आपको कुछ नहीं पता। यू आर गिविंग, मतलब इट्स यू आर प्लेइंग ऑन द योर लक। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना होता है द ऑड्स आर इन योर फेवर। लेट्स से कि ट्रेडिंग में रिस्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है। बट इफ यू आर मास्टर टू नो द रिस्क एंड इफ यू आर एबल टू जज कि अभी इसके गेम की जीतने की प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में कितनी है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ट्रेडिंग से पैसा बनेगा। सो ये बोलना ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड यू जस्ट नीड टू मेक श्योर द ऑड्स आर इन योर फेवर। कि जैसे हम बोले कि आपने ट्रेडिंग के 7 चेकलिस्ट बनाए और जब तक 4 पे टिक नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड ना ले। तो क्या हुआ, आपने ऑड्स फेवर में किए कि 4 पॉइंट्स हैं जो आपको जीत दिलाएंगे और 3 पॉइंट्स से आपको हार दिलाएंगे, तो एक आपके फेवर में है। वैसे ही 4, 5, 6, कभी कभी ट्रेड 7 के 7 ट्रेड तो कभी आते नहीं है, वो ट्रेड होता नहीं है। बट जो भी आपके सेटअप्स रहेंगे उसमें अगर आपने 7 चेक पॉइंट्स बनाए हैं तो अगर आप 5 प्लस पे जाते हैं जैसे कि तो आप शायद जीतने का चांसेस ज्यादा रहता है। एंड इसी में आता है रिस्क रिवार्ड कि मैं 1 जीतूंगा 2 हारूंगा, तो क्या मैं प्रॉफिट में रहूंगा। जैसे कि होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो दे आर मेकिंग 1%, 2%, और जब लॉस की बात करते हैं तो दे आर मेकिंग 4%, 5%, इवन 10%। तो क्या है, अगर आपने 3 ट्रेड्स सही डाले, 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल डाले, तो 2% लेके आपने बनाया 6%, और आपके 2 ट्रेड गलत चले गए 4% में, तो आप चले गए 8% में और आपका माइनस हो गया। सही बात है। होना क्या चाहिए कि आपका अगर 3 ट्रेड गलत जा रहा है तो वो ट्रेड शुड बी 2%, 2%, 2%, और आपका 8 ट्रेड भी सही गया तो वो ट्रेड का विनिंग रेशियो आपका 5%, 8%, 10% होना चाहिए। तो लेट्स से कि आपने 2 ट्रेड बनाए अपने फेवर के 10% वाले, तो आपका नेट प्रॉफिट 20% आया, और आपने 3 ट्रेड गलत किए 2% वाले, तो भी आप नेट और नेट 14% लेके निकलेंगे। सो दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऑड्स आपके फेवर में रहे, जीतने के चांसेस आपके ज्यादा हो। सो आप ये बोल रहे हो कि गैम्बलिंग में कंप्लीटली वी शुड डिपेंड ऑन द लक एंड ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी वी कैन गेट ऑन आवर साइड। देखो एक आसान तरीका, गैम्बलिंग इज अ फ्लिपिंग अ कॉइन। ओके, क्या है, 50% चांसेस आप हेड आएगा, 50% चांसेस टेल आएगा, मतलब 50% आप जीतोगे, 50% आप हारोगे। ट्रेड गैम्बलिंग इज दिस। ओके, ट्रेडिंग में यू विथ योर स्किल, विथ योर हार्ड वर्क, डेफिनेटली लक फेवर्स, but with your skill and with your hard work you can turn this ratio into 70-30, even 80-20, even 90-10. okay. So this is trading and 50-50 is gambling. आप टोटली 50-50 इज गैम्बलिंग कह रहे हो? हाँ जी। जी, चलिए आपका स्टॉक मार्केट का सफर कैसे शुरू हुआ ये बताइए हमारे को। ये बहुत इंटरेस्टिंग, दिल को छूने वाली और बहुत लंबी कहानी है। प्रोफेशनली मैं आज ट्रेडर हूँ, बट क्वालिफिकेशन वाइज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा। मैंने अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, और फर्स्ट ईयर में 2003 में मैंने पहला शेयर लिया था। 2003 में एक शेयर था, मैंने उसको 12-13 रुपए में खरीदा था। पैसे नहीं थे, अपने पॉकेट मनी, अपने रूममेट्स हॉस्टल में रहते थे तो उनकी पॉकेट मनी, कुछ पैसे इकट्ठे किए 10-12-15 हज़ार रुपए, और एक शेयर खरीदा। किस्मत ने साथ दिया, वो 12,000 का 25,000 बन गया। अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि उस आज से 22 साल पहले वो 10,000 बहुत बड़ी बात होती थी। सही बात है। तो ऐसे शुरू हुआ ट्रेडिंग, वो प्रॉफिट दिखाई दिया, तो एक
एक होता है बिगनर्स लक कह सकते हैं उसको, और शायद प्रभु की कृपा कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इस लाइन में आना था, ये सीखना था। वो शुरू किया हंसी मजाक में, फिर उसके बाद इंटरेस्ट आने लगा। बहुत मैं बताऊं आपको कि कंप्यूटर लैब में मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे क्लासमेट्स प्रोग्रामिंग किया करते थे और मैं ट्रेडिंग करता था। सो दिस इज हाउ जर्नी स्टार्टेड। 2007 में जब मेरा फाइनल ईयर हो रहा था, तो जब प्लेसमेंट हो रही थी तभी मैं अपना ऑफिस बना रहा था ट्रेडिंग का। तो इट बिगनर्स लक ने साथ दिया, चीजें अच्छी होती चलेंगी, और आई डिसाइडेड टू चूज एट अ कैरियर कि अभी यही मेरा लाइफ लाइन बनेगा, और आज मैं हूँ यहाँ बैठा आपके साथ में। ठीक है, आप 2003 में से मार्केट के अंदर है बोल रहे हैं आप जी। 2008-7-8 क्रैश भी आप देखा होगा बहुत अच्छे से। हम तो उसको देखा नहीं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो 2008 वो साल था जिस साल मैंने एक दिन में इतना पैसा बनाया जितना आज भी लोग बनाने के लिए सोच सकते हैं, सपने देखते हैं। और मैंने उसी साल में एक दिन में इतना पैसा घटाया जो घटाने के बाद लोग छत से कूद जाते हैं। सही बात। तो सारे अप्स एंड डाउन्स वो एक साल में ही देखने को मिल गए। किस्मत साथ देती है कभी कभी। तो मैं शॉर्ट था, बाजार में लोड सर्किट लग गया, बहुत सारा पैसा बना, बहुत सारा मतलब बहुत सारा। और अक्टूबर में जब मार्केट का रिवर्सल आने वाला था, मैं थोड़ा जल्दी कूद गया बाजार में लॉन्ग करके। 11 बजे मेरे सौदे कटे सारे, और 2 बजे बाजार में रिवर्सल होकर बाजार ग्रीन हो गया था। मतलब 500-400 पॉइंट निफ्टी डाउन थी। तभी निफ्टी का भाव चलता था 2300, 2400, 2500। निफ्टी ने, मुझे याद है, निफ्टी ने 2308 का लो बनाया था और 2312-13 पे मेरे सौदे कटे थे, और निफ्टी क्लोजिंग उस दिन 2500 के अराउंड आई थी। सो मैंने वो एक दिन में इतना पैसा घटाया कि आज उसको घटाने के लिए लोग सोचते होंगे। तो दिस इज हाउ ट्रेडिंग जर्नी इज, दिस इज हाउ 2008, दिस इज व्हाट 2008 टॉट मी कि रिस्क मैनेजमेंट, बेटा रिस्क मैनेजमेंट से बड़ा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। पैसा कमाना नसीब से आता है, घटाना आपकी बेवकूफी से जाता है। बिल्कुल। एक चीज अगर आप ये समझ पाए, मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये थी 2008 में। उसके बाद भी मैंने बहुत गलतियां करी हैं। 2008 की लर्निंग ये थी कि पैसा आता नसीब से है और जाता आपकी बेवकूफी से है। सही। तो नसीब से पैसा आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, बट बेवकूफी को कंट्रोल करना आपके हाथ में। आप उसको कंट्रोल करिए, नुकसान घाटा बचा लो, आप जीत गए। ये बात से मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ जी। और 2008 का जो भी क्रैश आया था, उससे पहले क्या एक बड़ी बुल मार्केट आई थी? बहुत सुपर बुल मार्केट। मैंने ये भी सुना हूँ कि जो भी पैसा लगा देते थे वो दुगुना तिगुना बन जाते थे। वो 2005, 6, 7 का ऐसा समय था कि तभी फ्यूचर का काम बहुत कम होता था, ना के बराबर होता था। हम लोग सब कैश पे काम करते थे। तब आपके लिवरेज कितना मिलते थे? 20x। 20x। 1 लाख डालो, 20 लाख का माल लेके जाओ। अच्छा। तो वो टाइम ऐसा था कि आपने कुछ भी शेयर खरीद लिया, कुछ भी। एक बड़ा ग्रुप है जो अभी वो बैंकरप्ट हो गया है, उस ग्रुप का कोई भी शेयर आप खरीद लो, किसी भाव पे खरीद लो, 1 हफ्ते के बाद 10% रिटर्न, कुछ भी खरीद लो। उस समय का प्रॉफिट कमाया हुआ आदमी आज के प्रॉफिट रिटर्न से तो अगर कंपेयर करो तो ये रिटर्न जीरो है उसके साथ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो है, बिल्कुल जीरो है। और उस टाइम पे जो मार्केट था और अभी जो आप मार्केट में काम करते हैं, क्या डिफरेंस लगता है आपको? मार्केट बहुत मैच्योर हो गई है, बहुत मैच्योर हो गई है। आप ये बोल सकते हो कि पार्टिसिपेशन लोगों का बहुत बढ़ गया है। पहले मैं आपको बोलूं तो ये गलत नहीं वो बोलना, 2007-8 से पहले, 6 से पहले, इनफैक्ट 6 से पहले बाजार में कमाने वाले लोग थे जिनकी उम्र 50 साल की प्लस होती थी। सिर्फ वही लोग प्रॉफिट में रहते थे। मैंने उससे कम उम्र के किसी को कमाते नहीं देखा। और आज के समय में 20-25 साल के लड़के भी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। तभी मार्केट में एजुकेशन नहीं था, आज सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट का एक्सेस भी कम था। हम लोग ट्रेड करते थे वीसेट पे। अभी तो इंटरनेट है, चीजें हैं, सब कुछ एक्सेसिबल है। अभी आपको मुझे करेक्ट करना है तो बहुत आसान है करेक्ट करना। मैंने ट्रेडिंग सीखी है ग्राफ पेपर पे, पेंसिल पे स्केल से लाइन खींच के। अभी आपके पास सॉफ्टवेयर है, अब तो एआई आ गया है, वहां पे आप डालो, क्वेश्चंस टाइप करो, आपको पूरा डेटा निकल के आता है। वो डेटा हम लोग पहले ढूंढते थे, निकालते थे, पढ़ते थे। जिस रिसर्च को करने में हमें 2 घंटे लगते थे, आज वो 2 घंटे काम हो गया है। सो ये डिफरेंस है। इसकी वजह से मार्केट मैच्योर हो गई है और नंबर ऑफ ट्रेडर्स बहुत ज्यादा हो गया है। और इंडिया में
अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है। मैं मानता हूं कि आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि ट्रेडर्स जो है कम से कम यहाँ से 2-3x और बढ़ जाएंगे। बढ़ेगी। ओके। और उस समय जो कि आप बोल रहे हो पार्टिसिपेशन बहुत कम था, लिक्विडिटी के इशू आते थे क्या आपको? देखो, कैश में जो ब्लू चिप्स है, जो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, इनमें लिक्विडिटी कभी नहीं कम रहा। और फ्यूचर्स का काम तभी होता ही नहीं था, फ्यूचर का इंट्रोडक्शन लेट हुआ। और इनफैक्ट अब आज का जो फेवरेट है कॉल पुट, सीई और पीई, उस समय सीए और पीए हुआ करता था 2011 तक। तो उसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता था। उसमें ये भी प्रॉब्लम होता था कि आपने सौदे लिए एक्सपायरी का, अभी तो एक्सपायरी फिक्स होती है, उस समय आपके सेटलमेंट कभी हो जाता था। आप रात को सौदे लेकर गए और सुबह उठे तो आपका सेटलमेंट हो चुका था। तो ये एक मेजर डिफरेंस है उस समय के मार्केट में और आज के मार्केट में। आज की मार्केट काफी मैच्योर है। आज की मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि यूरोप में किसी को हिचकी लगी और यहाँ का मार्केट में लोड सर्किट लग गया। अभी मार्केट बहुत मैच्योर है। आप देख रहे होगे ना कि हमारा मार्केट पहले के हिसाब से रिएक्शन बाकी चीजों पे बहुत नेगेटिव नहीं देता है। नहीं देता। हाँ, एक सेंटिमेंट तो आगे पीछे रहता है, बट हमारा ग्रोथ पे अभी मार्केट ड्रिवन है। हमारी अपनी पॉलिसी पे मार्केट ड्रिवन है। अगर हमारा मार्केट गिरता है तो उसमें हमारी अपनी पॉलिसी की कमी होती है। ग्लोबल इवेंट से हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं रखते। हाँ, एक बेसिक एक सेंटिमेंट का फैक्टर तो आता है जो एक दिन एक घंटे के लिए रहता है, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि अगर बाहर बाजार कुछ खराब हुआ, कुछ चीजें खराब हुई तो हमारे यहाँ बाजार गया। अच्छा, आपके 20 साल के एक्सपीरियंस में आपके सबसे बड़ा लर्निंग क्या है? ट्रेडिंग के रिगार्डिंग डिसिप्लिन से बड़ी ट्रेडिंग में कोई भी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। फंडामेंटल, टेक्निकल, आपके बाकी पैरामीटर्स, आपके मूविंग एवरेजेस, जितनी भी चीजें आपको आती हैं वो सब चीज एक तरफ और डिसिप्लिन एक तरफ। डिसिप्लिन अगर मैं बोलता हूं तो डिसिप्लिन में मार्केट साइकोलॉजी भी होती है। मार्केट साइकोलॉजी आप तभी उसको जीत सकते हैं, उसको समझ सकते हैं जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। बिना डिसिप्लिन के साइकोलॉजी नहीं है आपको आएगी, आप उसको मास्टर नहीं कर सकते, आप उसको जीत नहीं सकते। तो डिसिप्लिन इज द थिंग जो मेरे हिसाब से ट्रेडर को सबसे पहले करना चाहिए। क्या आप डिसिप्लिन को और ज्यादा हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में? देखो, डिसिप्लिन की पावर बताता हूं मैं क्या होती है। आप फंडामेंटल, आप टेक्निकल, आप जो भी आपको आता है, जो भी चीजें होती हैं, आप उसके हिसाब से ट्रेड करो तो आपके ट्रेड्स में रैंडम ट्रेड्स आएंगे। कुछ भी है, कभी आप खरीदोगे, कभी आप बेचोगे, कभी आप दिन में मल्टीपल ट्रेड्स करोगे, पता नहीं आपका पीएनएल कैसा होगा। बट डिसिप्लिन में क्या है, 9:15 बाजार खुलता है, 9:16, 17, 18, 20 मिनट एक टाइम फिक्स करो। 9:20 में कोई भी एक ट्रेड करो। इंडेक्स में करो, क्योंकि स्टॉक्स में क्या है, बदलते रहता है। इंडेक्स में कोई भी एक ट्रेड एक डायरेक्शन में, और 3:25, 26, 27 एक फिक्स टाइम करके उसको एग्जिट कर दो। 1 साल तक करो ये काम विदाउट एनी फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज। मतलब आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो है, बट आपने सुबह उठे 9:18 पे, लेट से टाइम फिक्स करते हैं, 9:18 में आपने इंडेक्स खरीद लिया और 9:27 पे इंडेक्स बेच दिया। 1 साल तक ये काम किया, आई गारंटी आप प्रॉफिट में रहोगे। क्या इसमें स्टॉप लॉस भी लगाना होता है? कुछ भी नहीं करना, आपको खरीदना है और उस टाइम पे बेच देना है, और आई गारंटी कि आप साल के एंड में प्रॉफिट में रहोगे। दिस इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन। और स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है या साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाए? साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इसका एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। बहुत नॉलेज लेके आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, बट अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत कम है, बट साइकोलॉजी अच्छी है, आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। इसीलिए साइकोलॉजी विंस ओवर नॉलेज इन ट्रेडिंग। अच्छा, मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है? और एक्सपीरियंस बंदा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होता ही है, ये जरूरी है क्या? नहीं, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है होगा, इसकी गारंटी नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा, इसकी गारंटी है। और एक्सपीरियंस व्हाट अपर हैंड इट हैज ओवर द नॉलेज और टैलेंट, जो भी आप बोलते हो? देखो, एक्सपीरियंस से आप अच्छे टीचर बन सकते हो, आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही है, आप जो बोला इसको मानता हूं मैं, सही बात है। ठीक है,
अभी चलते आगे, रिटेल इन्वेस्टर के सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक क्या हो सकता है? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस नहीं लगाने का भी आप कह सकते हो? स्टॉप लॉस नहीं लगाने का तो मैं नहीं बोलूंगा, बट सबसे बड़ी देखो प्रॉब्लम क्या रिटेल ट्रेडर में ना, मैं भी रिटेल ट्रेडर हूँ, मेरी भी प्रॉब्लम थी। मैं आपको ये चीज इसलिए बता पा रहा हूँ कि या इस पॉडकास्ट में हम लोग जितनी बातें करेंगे ना, आप ये समझ लेना वो सारी गलतियां मैंने करी हुई हैं। या ये कहना गलत की होगा कि अगर स्टॉक मार्केट में एक्स गलतियां करने की प्रोबेबिलिटी है तो x-10 तो मैंने कर ली है। अच्छा। शायद 8-10 गलतियां बची होंगी, वो भी कर ही लूंगा मैं। तो ये कहना ज्यादा गलत नहीं होगा कि ओवर ट्रेडिंग एक रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। स्क्रीन जिसपे हम लोग भाव आता है, जहां ट्रेड पंच करते हैं, इसको हम लोग एक करेक्टर मानते हैं। लेट्स से ये करेक्टर है। तो आप सब जानते हैं, सबने पढ़ा है रामायण। रामायण में एक करेक्टर है बाली। बाली की एक शक्ति थी। क्या थी? कि उसके सामने जो भी आता था उसकी आधी ताकत उसके पास चली जाती थी। आप लोग सब जानते हो कि प्रभु राम ने भी बाली को छुप के मारा था। सही बात। उसका रीजन क्या था कि अगर भगवान उसके सामने आते ना तो भगवान की आधी ताकत उसके पास चली जाती, तो भगवान ऑब्वियसली फिर चीजें होती, वो भी आधा भगवान ही बन जाता। हाँ। तो जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन बाली है। आपको कितना भी ज्ञान आता हो, सामने स्क्रीन पे भाव चलेगा, आपका आधा ज्ञान खत्म हो जाएगा, सीधा खत्म। बिल्कुल सही बात है। आप तो ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो स्क्रीन की पावर को समझ नहीं सकता। वो स्क्रीन मतलब क्या है, वो चाहता है मार्केट को लीड करना। स्क्रीन आपको बोलती है कि यू आर लीडर, यू लीड मी। और जबकि क्या है, आपको स्क्रीन के सामने आना ही नहीं है, मतलब सामने मतलब छुप के आपको फॉलो करना है। यू बी ए फॉलोअर, यू विन। यू वांट टू बी ए लीडर, यू लूज। तो स्क्रीन की ताकत को समझिए। लोग ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स समझते हैं कि मैं ताकतवर हूं। हाँ। स्क्रीन तो वो है जो मैं चाहूंगा। ये उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि स्क्रीन लीडर है, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे तो छुप के पैसा बनाना है इससे, जिससे कि मैं किसी की नजर में ना हूं, तो आप जीत जाएंगे। यही एक गलती अगर रिटेल ट्रेडर सुधार ले तो वो एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। ठीक है। और फियर और ग्रीड के बारे में आप क्या कहते हो? दोनों ही जरूरी हैं और एक हद तक, मतलब डर जरूरी है, हारने का डर होना चाहिए, बट एक लिमिट तक। अगर वो डर आप पे हावी हो जाएगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सही बात। और जीतने की ग्रीड भी जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रीड नहीं रहेगी तो आप कमा ही नहीं पाएंगे। मगर ग्रीड आप पे हावी हो जाएगी तो आप हार जाएंगे। फियर भी जरूरी है, ग्रीड भी जरूरी है, बट दोनों एक हद तक। फियर और ग्रीड के बिना ट्रेडिंग करके पैसा बनाना मुश्किल है, और फियर और ग्रीड अगर हावी हो जाए आपके ऊपर तो ट्रेडिंग से पैसा बनाना नामुमकिन है। जी। और ये फियर जो है उसके अंदर भी दो जो वेरी प्रोमिनेंट इमोशंस है, फियर ऑफ मिसिंग आउट और फियर ऑफ लूजिंग। इसके बारे में आप क्या बोलते हो? फियर ऑफ मिसिंग आउट का नुकसान ज्यादा है, फियर ऑफ लूजिंग का नुकसान कम है। अगर आप फियर ऑफ लूजिंग रहेगा तो आप ट्रेड नहीं करेंगे ना, कमाएंगे नहीं, घटाएंगे तो नहीं। बट फिर फोमो जो होता है ना, वो बड़ा दुश्मन होता है। उसके लिए तो मैं तो बोलता हूँ कि जब भी किसी ट्रेडर को फोमो लगे, आप स्क्रीन छोड़ दो, छुट्टी ले लो उस दिन की। फोमो का मतलब आप बाहर, रिवेंज का मतलब आप बाहर। ये दो चीजें हैं। एक कॉमन मिस्टेक रिटेल ट्रेडर की होती है, फोमो और रिवेंज। फोमो के दो तरीके हैं। एक, आपने कोई स्टॉक लिया और आपने उसका अर्ली एग्जिट कर लिया, और फिर आपको लग रहा है जल्दी काट दिया। तो सोचता है कि आपने वो एक कहावत है ना, 35 लाख का तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख घाटा कैसे हो गया? तो आपने लगाए 100 रुपए पे शेयर खरीदा, 110 पे बेच दिया, 10 रुपए कमाए, फिर आप 130 पे खरीद के आ गए, वो वापस 100 रुपए रह गया। अच्छा। तो आपका ज्यादा पैसा चला जाएगा। तो फोमो में ट्रेड नहीं करना चाहिए और रिवेंज में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंदन जी, एक कहावत है कि जिनको भी बहुत घमंड है उनको मार्केट से परिचय कर दो तो घमंड पूरा उधर जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहते हो? बिल्कुल सच बात है। देखो, मार्केट के सामने अगर आप अपना ईगो दिखाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, और उस हद तक बर्बाद हो जाओगे कि शायद खाने के पैसे नहीं रहेंगे। तो मार्केट के सामने ईगो दिखाना, ये शायद आपकी बर्बादी के लिए ये वो बॉम्ब है
न्यूक्लियर बॉम्ब है कि जिसके बाद कुछ आपका बचना नामुमकिन है। बिल्कुल। और आप ईगो को कैसे डिफाइन करोगे? ईगो आने का सिर्फ एक रीजन है, वो है प्रॉफिट। ईगो तभी आता है जब प्रॉफिट आता है। देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि 2008 में मैंने सबसे बड़ा पैसा बनाया। उतना पैसा शायद एक दिन में आज भी नहीं बनाता मैं। तो जो पैसा बनाना मुझे ईगो देके गया। एट द एज ऑफ 23-24 साल, शायद 23-24 की उम्र रही होगी मेरी, उस उम्र में मैंने इतना पैसा बनाया एक दिन में, जितना पैसा शायद आज भी एक अच्छा बिजनेसमैन एक साल में नहीं बनाता होगा जी। तो वो सक्सेस मेरे सर में चढ़ गया। आने वाले 3-4 महीने ऐसे बीते कि मैं इंसान को इंसान नहीं समझता था। पैसे की वैल्यू मेरे नजर में जीरो हो गई थी। मतलब आई हैड 5 ATM कार्ड उस समय पे, और जिसकी जितनी लिमिट थी ना, मैं एक बार में उतने पैसे निकाल के रात रोज खर्च करता था, एक रात में। तो वो पैसे का घमंड आया, और वो घमंड मुझे मार्केट में भी होने लगा। जैसे कि मुझे लगता था कि जो ट्रेड मैंने किया है वो सही है, उसमें पैसा आएगा ही आएगा। ओके। या इतना घमंड आ गया था ऐसा कि लगता था कि मैं ही भगवान हूं बाजार का, मैंने जो बोल दिया वही होगा, बस आप जैसे करेंगे वैसे ही होगा। वो जो, अगर मुझे लगता था कि बाजार मंदी हो रही है और मैंने तेजी कर दी तो बाजार पलट जाएगा यहाँ से। अच्छा। इतना कॉन्फिडेंस, इतना ईगो। तो उस ईगो ने क्या किया, जितना मैंने कमाया था, जो खर्च किया था वो तो गया वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि घमंड में पैसा खर्च कर दिया वो। और जो कमाया था, जितना अमाउंट मैंने कमाया था, उससे ज्यादा घटा दिया। अच्छा। एक दिन में। तो नेट में क्या हुआ, लेट्स से कि मैंने 100 कमाए थे, 100 में से मैंने 30 तो खर्च कर दिए अपने फालतू चीजों में। और घमंड इतना था कि वो गलती करी जो मैं बोलता हूं कि किसी को नहीं करनी चाहिए। आई स्टार्ट टेकिंग पैसा फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव्स कि अच्छा 2 लाख दे तेरे को 2 का 4 बना के दे दूंगा, 3 लाख दे तेरे को 3 का 5 बना के दे दूंगा। 100 का 70 तो मेरे पास वैसे ही रह गया था, क्योंकि 30 तो मैंने खर्च कर दिए। 50, 60, 70 मैंने बाजार से और ले लिए। अच्छा। रुपए, और मैं 150 रुपए घटा दिए। तो 100 कमाए, 150 घटाए और 30 खर्च कर दिए। तो नेट में 80 का नुकसान, 80 रुपए नुकसान हो गया। तो मेरी लागत थी 20 रुपए की, 80 रुपए घटा दी मैंने। तो ईगो ये करता है आपसे। अच्छा। ईगो उसको ही आएगा जिसने पैसा बनाया है, जिसने पैसा बनाया नहीं उसको ईगो आएगा नहीं कभी भी। सही बात है। वो कभी ना कभी एक बार सही हो के उनको घमंड छट जाते हैं उनको। हाँ, देखो वो एक फेज है। अगर मैं उस फेज में अपने आप को कंट्रोल कर पाता, संभाल पाता, सही रास्ते पे ले पाता, तो शायद मेरा नाम आज किसी बड़ी किताब में पढ़ रहे होते थे। आज मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। वहां जो जानते हैं अच्छे से जानते हैं कि मुझे क्या आता है, बट बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैंने उस वक्त अपने आप को कंट्रोल कर लिया होता, समझ पाता, देख पाता, सीख पाता, तो शायद आज मुझे पूरी दुनिया जान रही होती थी। तो ये ईगो आपके लिए ये काम करता है। आप जैसे बोला कि ईगो से हमारा पैसे के ऊपर जो भी हमारा रिस्पेक्ट है, या तो उसका जो भी वैल्यू है उसको घट जाएगा। एक रीजन तो ये है। हाँ? दूसरा रीजन ये है कि आप मार्केट को लीड करना चाहोगे। पैसे पे घमंड आया तो क्या पैसा खर्च करोगे, पैसा बर्बाद करोगे। सही, वही बात जो कि आप बोला कि आप लीडर बनने जाओगे बोले तो घट जाएगा। तो ईगो आपको मार्केट का लीडर बनने के लिए इंसिस्ट करता है। हाँ। बुलाता है। अरे मतलब स्क्रीन ऐसा होता है, इट सेज कि कम, यू आर द लीडर, यू आर द बॉस, गाइड मी, मुझे ले चलो कहां जाना है। बोस्ट करता है आपको बुला के आपको अर्ज करेगा कि यार आओ और मुझे लीड करो। तो ये आप ये कब समझोगे, जब आप वो जो मैंने फेस किया ना, जब वो फेस कर लोगे तब। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो मैं सबको ये बोलूंगा, देखो बॉस, पैसा बनाना इज प्योर ब्लेसिंग। आपकी कला है, पैसा बना लिया तो उसको संभालो, और वो सक्सेस अपने दिमाग में मत चढ़ने दो। वो सक्सेस आपके दिमाग में चढ़ गई ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। लिख के देता हूं। अभी जैसे कि हम शॉपिंग में गए रहे थे, कुछ एक 100-200 का कुछ आइटम लेना रहता है हमको। ट्रेडिंग से पहले हम तो 2 बार सोचते थे वो 100 रुपीज भी खर्च करने के लिए। जब एक बंदा ट्रेडिंग में आता है और हर दिन 1000, 2000 या 5000 स्टॉप लॉस देने चलता है, उनको तो वो 100 रुपीज 200 रुपीज का महीने चला जाता है। ये बिल्कुल सच बात है। इसका रीजन क्या है, देखो इसके 2 रीजन है। हाँ।
पहले क्या था, हम लोग पैसा कैश में खर्च करते थे। हाँ सही बात है। तो आज भी देखोगे ना, आपके जेब से 500 रुपए गिर जाए, खो जाए, मुझे तो रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ वो तो सही बात है। हम 500 रुपए खो गए, गिर गए जेब से, मिसिंग हो सही गए। बात है। और आप खर्च करोगे तो कैश में आप 200, 500, 1000 जब गिन के दोगे ना पैसे, तो इमोशन आएगा। आएगा। जब आप स्कैन करके ओटीपी डालते हो तो इमोशन नहीं आता। तो एक रीजन ये है कि आप अभी ज्यादा एक्सपेंस करने लगे हैं। दूसरा रीजन, हाँ, ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो यार देखो, एक टाइम के बाद अभी हम लोग ट्रेड करते हैं तो 50,000 रुपए दिन का ऊपर नीचे करना इज वेरी नॉर्मल। मतलब कभी घटता है 50 रुपए तो सोचते भी नहीं उसके बारे में। तो 2, 5, 10 हजार का सामान खरीदने में क्यों सोचेंगे? ये फर्क है। और दूसरा फर्क कैश और ऑनलाइन। सही बात है। जैसे कि फोन पे में हम कभी कभी गलती से भी वी विल हैव ट्रांसफर द मनी, बट वो हमको लगता नहीं कि वो छूट गया है करके। देखो, अगर ट्रेडिंग सिस्टम पे कैश के बैठ, लेट्स से कि मैं एक सिस्टम हूं, कंप्यूटर स्क्रीन जिस पे ट्रेडिंग होती है, और मैं हाथ के हाथ कैश लेके आपका ट्रेड जाएगा और प्रॉफिट का कैश मिलेगा, तो आपके अंदर ये 5,000, 10,000 का लॉस देने की हिम्मत खत्म हो जाएगी। शायद मैं भी, अगर मैं बैठ के और ट्रेड करूं, और स्क्रीन जैसे पहले ट्रेडिंग होती थी कि आपने ट्रेड किया और पैसा देना पड़ गया हाथ से, और लॉस का पैसा तुरंत देना पड़ गया, तो शायद ट्रेडिंग का एपेटाइट कम हो जाएगा। एपेटाइट भी कम हो जाएगा और थोड़ा डिसिप्लिन भी बढ़ने का ज्यादा ऑप्शन। में एक चीज और भी है ना, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। वो भी ठीक है। जैसे कि ट्रेडिंग के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक मनी रहता है, वो कितना जाता है कितना आता, वो ठीक से हमको मालूम ही नहीं पड़ता व्हेन कंपेयर टू द कैश ट्रांजैक्शन। यस। चंदन जी, एक रिटेलर के सबसे बड़ी गलती एक ईगो और रिवेंज ट्रेडिंग होता है, इसके बारे में आप क्या कहते हो? रिवेंज ट्रेडिंग में आप 100 रुपया घटा के जहां जान बचा सकते थे, आप वहां पे 1000 घटाते हो। और ईगो में जहां आपके पास 100 रुपए का प्रॉफिट लेके घर जा सकते थे, वहां पे आप 1000 रुपए देके आते हो। ये दोनों के अंदर क्या अंतर है? दोनों का अंत एक ही है, दोनों का अंत बर्बादी है। अंतर तो कुछ खास नहीं है, दोनों का अंत बर्बादी है। बिल्कुल सही बात। चंदन जी, फियर और ग्रीड को क्या कोई कंट्रोल भी कर सकता है कभी? यस, इजी है। जब एक बंदा ट्रेडिंग के सामने या तो टर्मिनल के सामने बैठता है, तब तो गायब हो जाएगा। मेरे साथ बैठिए ना आपको फियर आएगा, ना आपको ग्रीड आएगा। नहीं, बहुत सारे लोग ये खास सुना है मैंने कि उनको ऐसा लगता है। साइकोलॉजी इज द की, डिसिप्लिन इज द की। फियर और ग्रीड पे कंट्रोल करने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल काम नहीं आएगा, उसके लिए आपको साइकोलॉजी और डिसिप्लिन चाहिए होगा। जी। कोई ऐसा एक लॉस जो है आपको अभी तक याद है और उससे आप क्या सीखा है? मैं बहुत बड़ा गधा हूं एक्चुअली। लोग एक बार, शायद कोई नई जगह होता तो एक बार लॉस करके सीख जाता। हाँ। मैंने वो गलती 3 बार करी है। 2008 में करी, 2014 में करी, और रिसेंटली भी करी है। अच्छा। तो और उससे आपका मेजर लर्निंग क्या है? देखो, मार्केट की एक खूबसूरती है कि मार्केट आपसे हर बार नई गलती कराता है। अच्छा। मैंने 3 बार बाजार में बड़ा नुकसान किया, और तीनों बार तरीका नया था। ऐसा नहीं है कि सेम तरीके से 3 बार नुकसान किया, तीनों बार नए तरीके से नुकसान कराया मैंने। तो मार्केट में जब भी आपको लगता है कि अब आपको थोड़ा अच्छा खासा आ गया है, तब मार्केट बोलता है, ओ बेटा इधर आ, तुझे कुछ नहीं आता। तो लर्निंग मेरी ये है कि मुझे कुछ नहीं आता, और मैं और सीखने की कोशिश करता हूँ, और मैं बहुत पढ़ता हूँ। बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टर्स, रोल मॉडल्स को की जर्नी पढ़ता हूँ, उन्होंने क्या किया है, कैसे वो अपने स्टॉक सिलेक्शन करते थे, ट्रेडिंग में कैसे करते थे, उनको सीखने की कोशिश करता हूँ, और उसको निचोड़ के अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करता हूँ। बिल्कुल, ये बात तो आप बिल्कुल सही कहा। जैसे कि कोई अगर एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, या तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होता चला जाता है, आप फॉर एग्जांपल एक 20 ईयर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स एक्सपीरियंस पर्सन को पूछा, तो उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से वो यही बोलता है कि उनको कुछ पता नहीं हो सकता है, या तो कुछ पता नहीं है करके। जैसे मैंने बोला ना, मुझे
जब भी लाइफ में लगता है कि अभी मुझे काफी कुछ आ गया है, सब कुछ नहीं, काफी कुछ आ गया है, हाँ तो मार्केट मुझे नई चीज सिखाता है ओके और फिर मैं लर्निंग मोड में आता हूँ, फिर मैं सीखने लगता हूँ। तो मार्केट एक ऐसी जर्नी है जहां पे आपकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, और जिस दिन आपने अपनी लर्निंग बंद कर दी उस दिन आप की ट्रेडिंग जर्नी रिवर्स हो जाएगी। ओके मेरे को आज 23 साल हो गए ट्रेड करते हुए, और आज भी कम से कम मैं 3 से 4 घंटे होमवर्क करता हूँ अगले दिन के लिए। जी। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा 10 इयर्स एक्सपीरियंस है और वो जब 12th ईयर एक्सपीरियंस में पहुंचेगा, उनको वो 2 इयर्स बैक देखा तो उनको लगेगा इतना सिली या इतना फूलिश था मैं करके, उनको लगेगा हर एक 2 साल पे ऐसा ही लगेगा उनको, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होते जाते। इट इज नॉट एक्सपीरियंस, इट इज मैच्योरिटी। अच्छा। इसको आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करिए। लाइफ में जिस चीज के लिए आप 5 साल पहले रोते थे, आज आपकी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रियली ट्रू। वैसी ही ट्रेडिंग की जर्नी है। ट्रेडिंग में जो चीज आपको बहुत टफ लगती थी और कोई चीज आपको बहुत इजी लगती थी, आज उसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये जो टफ चीज थी वो बहुत आसान थी, और जो मुझे बहुत आसान लगती थी ना, वो मेरा लक था, वो बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल। मैं ऐसे बताऊं कि जब हम 10th में पढ़ते थे तब 10th बहुत डिफिकल्ट लगता था। अगर अभी कोई 10th बंदा आके हमको सम पूछा तो हम इजीली बता के देते उनको, हमको लगता है इसमें क्या है करके। ये डिफरेंस जो है ना हमारा समझ के ऊपर है क्या, कैसे वो मैच्योरिटी करके। मैच्योरिटी ये मैच्योरिटी है जो हमें, आप ऐसे समझो कि लेट्स से कि अपने यंग एज में लेट्स से कि मेरा ब्रेकअप हुआ, मैं बहुत रोया होऊंगा शायद उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी इसके बिना। आज सोचो तो लगता है कि वो तो मेरी जिंदगी थी ही नहीं जी। तो यही ट्रेडिंग को लेट करोगे, ऐसा ही है। ट्रेडिंग में भी सेम चीज होती है। जो चीज आपको लगती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज, वो बदलता है कि वो तो इंपॉर्टेंट था ही नहीं। मैं गलत चीज पे जा रहा था। वो तो लाइफ में ट्रेडिंग का पार्ट ही नहीं था। मैं जिस चीज के लिए लकीरें खींच रहा था, वो तो उसको ट्रेडिंग को मतलब ही नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हो कि लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, आराम से जियो, आराम से सीखो, ऐसा बोल रहे हो आप? हर उम्र में आपकी इम्पोर्टेंस बदल जाते हैं जिंदगी में। हर एक वक्त या तो इम्पोर्टेंस ही बदलते चले जाते हैं, यही आपका कहना है? यस। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हाँ। बचपन में जिद थी खिलौने की। हाँ सही बात है। बड़े हुए तो जिद हुई माशुका की, और बड़े हुए तो जिद हुई पैसों की, जब और बड़े हो जाएंगे तो जिद हो जाएगी भगवान की। अच्छा। तो जिद जो है उम्र के साथ बदल जाती है, इंपॉर्टेंस जो है उम्र के साथ बदल जाती है। जो खिलौना आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आज उसकी कीमत नहीं है। जो शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आप वो खिलौने के साथ अच्छे से खेलने के बाद तब भी वो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, उसका वैल्यू भी खत्म हो जाएगा तब भी। हाँ, ये भी बोल सकते हो। बट उसमें क्या है, आपको फिर दूसरा खिलौना चाहिए। हाँ। एक सर्टेन एज में आपको खिलौने ही चाहिए। हाँ। एक सर्टेन एज में आपको गर्लफ्रेंड, आपको प्यार ही चाहिए, आपको लड़की ही चाहिए। एक सर्टेन एज में आपको सिर्फ पैसा चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे पैसा चाहिए। फिर एक एज आएगी, एज जहां पे आप एज होंगे, आपको सिर्फ भगवान चाहिए। जी। तो मैं तो बोलता हूं कि अभी मुझे सिर्फ भगवान चाहिए। जी जी जी। डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, एक आम इन्वेस्टर्स को क्या इंपॉर्टेंट है? म्यूचुअल फंड्स। अगर आप मार्केट को समय नहीं दे सकते, अगर आपके पास सीखने के लिए समय नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। अगर आप समय दे सकते हैं, सीख सकते हैं, SIP करिए। ओके। अगर आपके पास दिन में 8 घंटे 2 साल 5 साल 10 साल देने के लिए हैं, तब आप ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। ओके। मेरे को ये बहुत सवाल आता है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्टॉप करना और स्टार्ट करना चाहिए। SIP को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। ओके। SIP का मतलब क्या हो गया? फिर तो आप ट्रेडिंग पे आ गए ना। अगर आपने मार्केट कंडीशन देखा, अच्छा एक बताओ, 2008 में कोई स्टॉक का भाव क्या था और आज का भाव क्या है? 2008 से मैं 7 के टॉप की बात कर रहा हूँ, 7 के टॉप के बाद स्टॉक आधे हुए होंगे।
8 के बाद वो फिर दुगने हुए होंगे, 4 गुने हुए होंगे, फिर 20 की क्रैश में आधे हो गए होंगे, फिर 24 में वो वहां से 5 गुने हो गए होंगे, फिर 24 से 26 तक फिर आधे हो गए होंगे। तो ओवरऑल क्या है, देखो यूनिवर्सल डायरेक्शन ऊपर की है। ओके। तो SIP जब आप करते हो तो आप अपने गोल को पूरा करने के लिए करते हो। तो आपका जब गोल 20 साल का है तो आप उसको हर 2 दिन देख के क्या करने वाले हो? बिल्कुल। तो SIP कभी बंद मत करना। मार्केट जब भी गिरे SIP का अमाउंट बढ़ा देना। ओके। अगर पैसा बनाना है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, जल्दी करने हैं, तो मार्केट गिरना इज ए ब्लेसिंग। ओके। जब भी बाजार गिरे अपना SIP का अमाउंट उस समय के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए डबल कर दो। एक जो बंदा SIP बनाता है उसका मिनिमम गोल कितना होना चाहिए? इट डिपेंड्स। देखो गोल्स सबका इंडिविजुअल होता है। किसी को घर बनाना है, किसी को बच्चे पढ़ाने हैं, किसी को घूमने जाना है, किसी को लग्जरी गाड़ी खरीदनी है। Okay. सबका अपना अपना गोल है। अपने गोल के हिसाब से SIP का अमाउंट तय करिए, अपनी अर्निंग के हिसाब से SIP का अमाउंट तय करिए। मुझे लगता है कि अपनी मंथली अर्निंग का 20% कम से कम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये SIP जो भी करता है वो सेविंग्स के तौर पे मत करिए, कुछ एक गोल को अटैच करिए करके। आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका गोल पूरा हो जाएगा ना। आप करिए बस, आपका मोटिव कुछ भी हो, कीप इन्वेस्टिंग। ओके। आपके हिसाब से एक रिटेलर को सबसे बड़ा किस चीज में मिसलीड किया जाएगा? सोशल मीडिया, फेक स्क्रीनशॉट, अच्छा। रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरी, ये वो चीजें हैं जिससे जिनको कुछ नहीं आता वो पैसा बनाते हैं, और जो बहुत मेहनत से पैसा बनाते हैं वो सब कुछ खो देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि लोगों लाखों करोड़ों प्रॉफिट दिखा के उनको ल्योर करते। और आपके हिसाब से ये बताए हमको, लोगों को एक अच्छा स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए, व्हाट इज द रीजनेबल रिटर्न दे हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट? देयर इज नो फिक्स्ड रीजनेबल रिटर्न। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कृपा, ब्लेसिंग्स। देखो ब्लेसिंग होगी तो आप 100 का स्टॉक आपका 3 महीने में 200 हो जाएगा, और 3 साल में 1000 हो जाएगा। ओके। ये आपकी ब्लेसिंग है और आपका मेहनत है कि आप उसको 100 पे खरीद के 120 से बेचोगे, 300 बेचोगे, 1000 बेचोगे। और वो स्टॉक को कैसे पकड़ के बैठना है? चलो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। ओके। जब स्टॉक को खरीदो तो इट इज लाइक गेटिंग मैरिड। जब शादी करते हैं तो आप लड़की का घर, खानदान, उसका नेचर, उसका क्वालिफिकेशन, उसका रेपुटेशन, उसका नेचर, सब कुछ देखते हैं, फिर शादी करते हैं। तो जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो स्टॉक, उस कंपनी की मैनेजमेंट, उसका विजन इंपॉर्टेंट है। उसकी मैनेजमेंट और उसका विजन, आज का बहुत चल रहा है फर्क नहीं पड़ता, बट कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी ने उधार कितना लिया हुआ है, कंपनी के पास कैश रेंज कितना है, बहुत कुछ देखते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं। ओके। और जब हम ट्रेड करते हैं तो इट इज लाइक फ्लर्टिंग इन अ बार। यू नेवर नो, आपको पता भी नहीं होता है कि वो लड़की कौन है। यू जस्ट गो एंड फ्लर्ट, हैव सम फन एंड भूल जाते हैं। ट्रेडिंग ऐसे ही है, प्राइस मोमेंटम आ रहा है, गए स्टॉक चढ़ के लिया, 2 पैसे कमाए, बाहर निकल गए। तो फिर आप ये कह रहे हैं ट्रेडिंग इज अ मैरिज, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इज अ मैरिज एंड ट्रेडिंग इज अ फ्लर्टिंग। ओके। तो मिक्स मत करो। फ्लर्ट और शादी एक जैसी नहीं होती। कभी कभार आप जिससे फ्लर्ट किया उससे शादी हो जाती है। तो कभी कभार आपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया और स्टॉक बहुत अच्छा बन गया, फिर आप उसको रख लेते हो, तो यू गेट मैरिड टू द स्टॉक। तो इन्वेस्टिंग इज गेटिंग मैरिड टू द स्टॉक। ओके। जब आप एक स्टॉक के बारे में सभी देखने के बाद उसके अंदर डाला रहता है, उसको बेचो ही मत करके आप बोल रहे हो। देखो बेचो ही मत का शायद मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं किस नाम से, कि जो बेचेगा वो बचेगा। मेरा टैगलाइन है। सब जितने लोग मुझे जानते हैं सब जानते हैं कि मैं ये बोलता हूँ जो बेचेगा वो बचेगा। तो बेचो ही मत मतलब क्या होता है कि मैंने किसी कंपनी पे दाव लगाया, किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तो मेरा गोल सेट होता है कि मैं इसको सर्टेन प्राइस पे खरीद रहा हूँ विद सर्टेन विजन। तो और मुझे लगता है कंपनी का ये विजन 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में पूरा होगा, 10 साल में पूरा होगा। तो मैं उस स्टॉक को तब तक नहीं बेचूंगा जब तक कंपनी की मैनेजमेंट उस विजन से अलग नहीं हो जाती, या फिर मैं टारगेट पर नहीं होता।
Okay. लेट्स से कि कोई कंपनी कोई काम करने वाली है, पढ़ा उसके बारे में, मैनेजमेंट का बहुत मेहनत है, इन्वेस्ट किया, जब वो काम पूरा हो जाए भेज दो उसको। ओके, वो गोल तक वेट करना चाहिए। हाँ, गोल तो बैठना चाहिए। या फिर कंपनी ने वो काम ही बंद कर दिया, हाँ, तो तब भेज दो। बेचना है। तो उसमें प्राइस नहीं दिखाता, फिर तो सही। आपको एंट्री एग्जिट भाव से नहीं होगी, एंट्री एग्जिट आपकी विजन से होगी। तो फिर आप दिस इज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड दिस इज नॉट अबाउट ट्रेडिंग। तो फिर आप ये कह रहे हो कि आप जब भी इन्वेस्टिंग करते हो क्या देख के करते हो, उसको ऊपर टिके रहो। उसके आप जिस चीज पे जो रिसर्च करके आपने किसी कंपनी को खरीदा है उसकी होने तक वेट करो ना। बैम्बू ट्री है एक एग्जांपल इन्वेस्टिंग का। वो कई सालों तक कुछ होता ही नहीं है, वो जमीन नीचे बढ़ता रहता है और सडनली कुछ सालों में बहुत लंबा हो जाता है। सही बात है। इन्वेस्टिंग ऐसा ही है, इट टेस्ट योर पेशेंस ओके, एंड इट गिव्स यू अबंडेंस रिटर्न वंस यू स्टार्ट मूविंग। वही जो कि आप जो अभी बताया, लोगों का बहुत ये शिकायत है कि जब वो सेल करेगा तभी वो बढ़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहते हो? ये शिकायत तो सब ट्रेडर की होती है। तो आप सेल तब तक मत करो जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता। सही बात, ये तो नया नजरिया मिल गया आज मेरे को। और एक बार गोल पूरा हो जाए तो उसको स्क्रीन से हटा देना। सही बात, देखना ही मत कभी भी उसको। बिल्कुल सही बात है जी। ये जो आपने बताया, दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड इस तरीके से हम तो आज तक कभी देखा नहीं था। आई हैव रियली गॉट अ वेरी गुड नॉलेज फ्रॉम योर एंड। थैंक यू फॉर दैट। इट्स एक्चुअली माई प्लेजर। मुझे सिखाने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल, आपसे तो मैं आज तो बहुत सीख चुका हूँ और भी सीखना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? रियल ट्रेडिंग में रियल पैसा आता है, सोशल मीडिया ट्रेडिंग में गलत पैसा आता है। देखो, मोस्टली सोशल मीडिया पे जो अपने स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, वो जो कहानियां बेचते हैं रैक्स टू रिचेस वाली, मैं 50,000 रुपए लेके आया, मैंने 5 करोड़ बना लिए, ये सपने बेच के जो पैसा बनाते हैं ना, ये पैसा फलता नहीं है एक्चुअली। ओके, तो इसको देख के जो लोग आते हैं काम करने के लिए ना, वो पैसा नहीं बना पाते। तो एक फर्क ये है कि सोशल मीडिया की ट्रेडिंग में ना सब प्रॉफिटेबल होते हैं और रियल लाइफ की ट्रेडिंग में सिर्फ 5% लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। और एक ये फेक सक्सेस स्टोरीज जो स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, ये उनका धंधा है दोस्त, किसी के पेट पे क्यों लात मारना, उसके लिए से भी बैठी है ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बंदा उसका सर्विसेज ले रहे हो उसको सतर्क होना चाहिए। हाँ, अभी सोचो ना यार, 50,000 से अगर मैं 5 करोड़ बना सकता हूँ तो मैं सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करूंगा? बिल्कुल। ये इतनी सी बात लोगों को क्यों समझ में नहीं आती? सपने देखना सबको अच्छा लगता है। अच्छा, सबके बड़े सपने होते हैं और कुछ समझदार, नहीं समझदार बोलूंगा, कुछ धूर्त लोग, कनिंग लोग, वो सपने बेचते हैं। तो प्लीज सपने मत खरीदिए, नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करिए। ओके, इन्वेस्ट इन नॉलेज। कितने टाइम लगता है एक ट्रेडर को समझने में कि वो क्या कर रहा है लाइफ में? अगर कोई समझदार होगा तो 3, 4, 5 साल, और कोई मुझे जैसा गधा होगा तो शायद 15 साल लग जाएंगे उसको। 3, 4, 5 साल? यार ट्रेडिंग को समझने में इतना समय तो कम से कम जाना चाहिए ना। okay. क्या जल्दी सक्सेसफुल होने का कोशिश ही सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है? देखो, अगर आपको रातों रात करोड़पति बनना है ना, तो लॉटरी खरीद लो। अगर भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो लॉटरी जीत जाओगे। फिर क्यों रिस्क लेना, यहाँ पे डेली दिमाग लगा के स्ट्रेस लेना? रातों रात करोड़पति बनने के लिए जाके कसिनो जाओ ना, जाओ और रुले खेलो। मतलब 1 का 35 मिलता है ना वहां पे। आपका किस्मत आपके साथ में है। अगर आपको भगवान का आशीर्वाद है ना, तो आप 10 दाव खेलोगे, 1,000 का 35,000, 35,000 का पता नहीं कितने लाख बन जाएगा और कितने करोड़ बन जाएगा 5-6 साल में ही। तो किस्मत पे खेलना है तो वहां खेलो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वही दर्शकों, अगर इफ यू आर विलिंग टू टेस्ट योर लक, दिस इज नॉट द राइट प्लेस। Go and Casino is the right place. Casino है, लॉटरी है, go and test your luck there. Yes. This is not about luck, this is about learning. इसमें स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो स्किल उतना आसानी से नहीं आने वाला है। इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक लॉट्स ऑफ पेशेंस।
whether in trading the luck plays a role? यस, डेफिनेटली. बट एक कहावत सुनिए ना, लक फेवर्स दोज हु वर्क्स हार्ड. देखो, एक होता है सुपर ब्लेस्ड, मतलब भगवान ने सर पे हाथ रख दिया है कि आपको वो पारस मिल गया, आप छुओगे सोना बन जाएगा. फिर तो उसके लिए स्टॉक मार्केट की जरूरत ही नहीं है. आपको जाइए, गैम्बलिंग करिए, कसिनो जाइए, लॉटरी खेलिए. मगर आपको मेहनत करना है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो लक आपका फेवर करेगा. आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद फेवर करेगा, अगर आप मेहनत करते करते डिसिप्लिन बन जाएंगे तो. मेहनत के साथ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके साथ साइकोलॉजी भी. देखो, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. ओके. बिना डिसिप्लिन के साइकोलॉजी आ ही नहीं सकती. जी. ट्रेडिंग में सबसे बड़ा और एक गलती जो है कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते. आपको क्या लगता है, उनको क्यों नहीं लगाना चाहते हो? नुकसान लेना किसको पसंद होता है? क्या उनको ये मालूम नहीं कि अगर वो नुकसान नहीं लिया तो आगे बड़ा नुकसान होता है? वो मान ही नहीं पाते कि ये नुकसान मेरा बड़ा नुकसान बन जाएगा. तो फिर ये ईगो वाली बात हुई. इसमें ईगो नहीं, इसमें ग्रीड और फियर दोनों आता है. हाँ. फियर ये होता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, बजाय ऊपर चला जाएगा. और ग्रीड ये होता है कि यार मैं नुकसान क्यों दूं, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा. यहाँ से पलट भी सकता है. यहाँ से पलट जाएगा, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा. तो ग्रीड और फियर आपको स्टॉप लॉस लगाने से रोकते हैं. जी. और स्टॉप लॉस लगाने में जितना एनर्जी लगता है उतना एनर्जी खर्च करने को लोग तैयार नहीं है. स्टॉप लॉस लगाने के लिए एनर्जी नहीं लगती, दिमाग लगता है, और आपका गट लगता है, आपकी हिम्मत लगती है. सबसे मुश्किल काम होता है. चंदन जी, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम क्या है? नुकसान बुक करना. ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम नुकसान बुक करना है, या इसको मेरी लैंग्वेज कहेंगे तो बेचना है. इसलिए मैं कहता हूं, जो बेचेगा वो बचेगा. इस लाइन को गांठ बांध लो, लिख लो, चिपका लो अपनी स्क्रीन पे, अपने ऑफिस के डेस्क पे. जो बेचेगा वो बचेगा, बस. जी. दर्शकों, ये याद रखिए, जब भी आप नुकसान पालते जाएगा वो आपको बड़ा नुकसान में बदल जाएगा. इसलिए टेकिंग लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रेडिंग, एंड देयर इज नथिंग एल्स मोर इंपॉर्टेंट देन दिस. इसको आप ऐसे समझ लो कि जब आप नुकसान बुक करते हैं ना, तो आप मार्केट को सुप्रीम मानते हैं, और उस अपने आप को उसका फॉलोअर. नुकसान नहीं बुक करने का या स्टॉप लॉस नहीं लगाने का रीजन, ट्रेडर्स मार्केट को सुप्रीम नहीं, अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, और ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि मार्केट उनको फॉलो करे. चंदन जी, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपका टॉप 3 रूल्स क्या है? ऐसे कोई किताब तो लिखी नहीं मैंने अब तक. तो मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब एक दिमाग वाली फ्लॉपी में फीड है, और वो जब उसकी जरूरत होती है ना, अपने आप बाहर आता है. तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल है कि क्या रूल्स होने चाहिए. हाँ, बेसिक ये जरूर बोल सकता हूँ कि आपकी कैपिटल का परसेंटेज, दिन का डिफाइन लॉस, आपकी कैपिटल का डिफाइन लॉस आपकी पोजीशन के लिए. कुछ भी रूल, एक आप रूल बनाओ और उसको फॉलो करो. कुछ भी आपको जो समझ में आता है आप रूल बनाओ, उसको फॉलो करो. ये रिस्क मैनेजमेंट होता है कि मैंने सोच लिया कि 100 रुपए का पे मेरी लागत है, 90 रुपए जब ये लागत रह जाएगी, 10 रुपए घाटा ज्यादा मैं घाटा नहीं लूंगा. चाहे वो एक दिन में आ जाए, चाहे एक महीने में आ जाए, चाहे जब भी ऐसा कुछ होगा, मैं उस दिन ही अपने सौदे काट लूंगा. ट्रेडिंग की बात, मैं इन्वेस्टमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं एसआईपी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं. तो ट्रेडिंग में आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक अपना डिफाइन सेट ऑफ रूल्स कुछ भी बनाइए जो आपको समझ में आता है. देखो, साइकोलॉजी सबकी अलग अलग होती है. मेरी साइकोलॉजी अलग है. शायद मेरे लिए 1 लाख का स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता है, शायद किसी के लिए 1 लाख का स्टॉप लॉस उसे कैपिटल उड़ जाएगा. तो आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते यार. आपको खुद का अपना रूल होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा रिस्क मैनेजमेंट. किसी के लिए 10 लाख का स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता, किसी के लिए 1 करोड़ स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता. मेरे लिए 1 करोड़ स्टॉप लॉस लगता है तो मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी. तो आपकी कैपिटल के हिसाब से, अपने एपेटाइट के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से अपना रूल बनाइए, उस रूल को फॉलो करिए. दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट. चंदन जी, ये जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको, वो हर एक बंदा उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो कि व्हाई इज डिसिप्लिन सो डिफिकल्ट?
सबको पता है सुबह उठ के वॉक करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। कोई करता है क्या? हाँ, उसी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट? ये लाइफ की साइकोलॉजी है यार, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद भगवान ने वैसा बना दिया उसको। हाँ, हम सबको, हम देखो, भगवान ने हम सबको दिमाग दे दिया हाँ। और दिल भी दे दिया। ये दो कॉन्ट्रा चीजें हैं। अगर सिर्फ दिल देता ना तो चीजें अलग होती, लाइफस्टाइल। ओके। सिर्फ दिमाग देता तो सब चीजें अलग होती। अभी अपने को दिमाग भी है, दिल भी है, दोनों में आपस में लड़ाई चलती रहती है। कभी दिल ऊपर, कभी दिमाग ऊपर, कभी दिल की बात सुनो, कभी दिमाग की बात सुनो, दिल दिमाग के दही बन जाते इसमें। सही बात है। डिसिप्लिन इज फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नॉट डिफिकल्ट। देखो, अपनी इंद्रियों पे काबू करना सबसे मुश्किल काम होता है, वही डिसिप्लिन है। ओके। जिसने काबू कर लिया अपनी इंद्रियों पे, वो संत बन गए, वो देवता बन गए, वो भगवान बन गए। ओके। जिसने डिसिप्लिन पे कंट्रोल कर लिया, वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया। पता है क्या करना है, होता नहीं है। अगर किसी के पास 5,000 इन्वेस्टमेंट करने का ताकत रखता है एवरी मंथ ऑन मंथ, व्हाट शुड बी देयर ऑप्शन टू इन्वेस्ट? गो विथ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। यस। ओके। और किसी के पास अगर 30,000 है, 50,000 है, कैन दे कम इनटू ट्रेडिंग? नो, स्ट्रिक्टली नो। नो। So what is the prescribed minimum capital जो कि देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, योर नॉलेज। तो फर्स्ट गेन नॉलेज। जाओ, पढ़ो, सीखो। इतनी सारी अच्छी किताबें हैं, नाम मत पूछना। इतनी सारी अच्छी किताबें हैं, इतने सारे अच्छे वीडियो हैं, पॉडकास्ट हैं। जाओ, पढ़ो, सीखो, समझो। उसके बाद ट्रेडिंग के बारे में सोचो। ट्रेडिंग शुड बी द लास्ट थिंग जो कि एक इन्वेस्टर को या एज ए ह्यूमन करना चाहिए। पहले आप इन्वेस्ट करिए पैसिवली विथ म्यूचुअल फंड, विथ SIP। उसके बाद आप एक्टिवली इन्वेस्ट करिए खुद के SIP के तरीके से। जब आप इन दोनों में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब आप आइए पोजिशनल ट्रेडिंग पे, जहां पे एक वो भी कैश, ओनली कैश, कि मैंने स्टॉक खरीदा, स्टॉक की ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। जब वहां पे अच्छे बन जाएंगे, फिर आप आइए फ्यूचर की ट्रेडिंग पे। जब वहां अच्छे बन जाएंगे, तब आप जाइए ऑप्शन सेलिंग पे। जब वहां आप अच्छे बन जाएंगे, तब आप आइए ऑप्शन बाइंग पे। पब्लिक क्या करती है? पहले ऑप्शन बाइंग करती है, फिर ऑप्शन नहीं, सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग करती है। आजकल तो नया चस्का चला हुआ है। अच्छा। पहले ऑप्शन सेलिंग करती है, कैपिटल जब खत्म हो जाता है तो ऑप्शन बाइंग करती है, जो बचा कुचा वो भी खत्म होता है। उनको लगता है कोई किसी ने बताया होगा कि वो फ्री मनी है उनको। अरे फ्री तो ये पॉडकास्ट भी नहीं है दोस्त। फ्री क्या? फ्री तो कुछ भी होता नहीं है। सही बात बोला। अब आप चलते एक दूसरे फेज पे। आप मेरे को ये बताइए, जबकि आपका हर कुछ गलत चल रहा था आपके लाइफ में या ट्रेडिंग के जर्नी में, आप कैसे उसको सस्टेन किया? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे हमेशा उस जगह पे ले जाता है जहां मैं जाना नहीं चाहता। देखो, ट्रेडर के साथ में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये एक ऐसा ट्रेडिंग का पार्ट है जो हर एक का गुजरना ही 100 में से 99 तो इससे फेस करके निकले हैं। ओके। और वो जो फेस होता है ना, उस फेस को निकल के आना बहुत मुश्किल है। उस फेस को निकलने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको भगवान का आशीर्वाद। भगवान में मन लगाओ। जब आप भगवान में मन लगाओगे ना, तो आपको अपनी गलती समझ में आएगी। उसके बाद जो सेकंड चीज आपको चाहिए, वो चाहिए आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद, आपके बड़ों का, जो भी आपसे प्यार करते हैं, आपसे बड़े, उनका आशीर्वाद, आपकी फैमिली का सपोर्ट। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मेरे भगवान, मेरे महादेव मेरे साथ में है। सुपर ब्लेस्ड पेरेंट्स हैं मेरे पास। एक बहुत सपोर्टिव वाइफ है। अगर शायद ये लोग लाइफ में मेरे साथ नहीं होते तो मैं शायद आज होता भी नहीं। मैं कभी 10-15 साल पहले कहीं लटक के मर गया होता। तो इसको बाहर निकलने के लिए नहीं, मेरे को आप थोड़ा और गहराई से बताइए कि क्या था वो फेस, कैसे था? यार वो फेस जैसे कि एज यूजुअल एवरीवन वुड हैव ब्लोन अवे देयर अकाउंट्स,
देखो, अकाउंट ब्लॉक करना का तरीका अलग होता है। आपके पास 100 करोड़ रुपए है, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 10 रुपए घटाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास 10 रुपए हैं, आपने 20 रुपए घटा दिए, तब वो फेज आता है जिस फेज की मैं बात कर रहा हूं। तो जब वो फेज होता है ना, तो सबसे पहले आपके चाहने वाले जो होते हैं ना, जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं, सो कॉल्ड रिलेटिव्स होते हैं, वो इतना पेन देते हैं आपको। एक कहावत है ना, बुरा वक्त खुद में बुरा नहीं होता, वो आपको तकलीफ नहीं देता। बुरा वक्त तब तकलीफ देता है जब लोगों को पता चल जाए कि आपका बुरा वक्त चल रहा है। तो इसमें जब मैं उस फेज में था ना, तो एवरीवन मतलब अपार्ट फ्रॉम माय फर्स्ट फैमिली, एवरीवन वाज देयर टू पुल माय लेग। लोग, मुझे तो पहले से पता था सट्टा खेलता है, मुझे तो पहले से पता था इसका अंत तो ये होने वाला है। मैं तो जानता था हवा मुड़ रहा है, ये नीचे जाएगा। तो तकलीफ तो फाइनेंशियल तकलीफ पहले से होती है, इमोशनल ब्रेकडाउन में आप फेज में चल रहे होते हो, और उसमें ये सब जो चीजें होती है ना, वो आपको उस फेज पे ले जाती हैं, उस मोड पे ले जाती हैं जहां पे आपको लगने लगता है कि अभी यार यहाँ से ना जीना इज टफर, मरना इज इजी। अच्छा, मेरे को ये लाइफ में कितनी बार थॉट आया होगा कि यार अब जीना मुश्किल हो रहा है, अब नहीं जी सकता है, इससे अच्छा तो मर जाता हूं मैं। तो वो जो फेस होता है ना, उस फेस पे किसी को आना नहीं चाहिए यार। उस फेस में आने के लिए, नहीं आने के लिए आपको करना क्या है, आप कभी लिवरेज मत लेना। मतलब लिवरेज मतलब कभी भी लोन के पैसों पे, कभी भी किसी और के पैसों पे ट्रेडिंग मत करना। आपके पास जितना है, जो है, अगर नसीब में रहेगा ना, तो यार 100 रुपए से भी 1000 बन जाएंगे। ये कोशिश मत करना कि मुझे अब आ गया है, मैं 100 का 200 लेके 200 का 400 बना लूंगा, क्योंकि वो जब जाएगा ना, तो फाइनेंशियल लॉस है, बहुत आसानी से निकल सकते हैं उससे। आपको अगर काम आता है, अगर आप मेहनत कर सकते हो, तो आप कुछ भी करके पैसा बना लोगे। नॉट अबाउट ट्रेडिंग, कुछ भी कर लोगे। मगर जब ये इमोशनल ब्रेकडाउन होता है ना, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इमोशनल ब्रेकडाउन में होने की वजह से आपको 10-20 बीमारियां लग जाएंगी। आपका खर्चा बढ़ जाएगा दवाई का। आपको लाइफ की हैप्पीनेस, खुशियां जीने का मन नहीं करेगा। मतलब भगवान ने जिंदगी दी है जीने के लिए ना यार, ये स्ट्रेस लेकर मन के थोड़ा ना दिया। सही बात। ये चीज मुझे अभी समझ में आती है, तब लगता था कि यार नहीं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, ऐसा। तो अभी समझ में आया कि भगवान ने बहुत मुश्किल से आपको एक मनुष्य का जीवन मिलता है, और ये जीवन जीने के लिए होता है। इसको फालतू की चीजों में, फालतू के सपनों में को देख के उसके अंदर जाके अपने आप को बर्बाद ना करें। क्योंकि जब एक ट्रेडर बर्बाद होता है, तो उसके साथ उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके पापा, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, सब लोग सफर करते हैं। और आपको ये राइट बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी गलतियों की सजा आपकी फैमिली को मिले। तो जब भी ट्रेडर आप कोई भी रिस्क लिए, इस रिस्क का इम्पैक्ट सिर्फ मुझ पे आएगा या और किसी पे आएगा। अगर वो रिस्क का इम्पैक्ट किसी और पे आने वाला है, तो रिस्क ना ले। वो फेज से बाहर निकलना, उस फेज से बाहर निकलने वाले शायद 100 में से 2-4 लोग ही होते होंगे। वहां पे उस फेज में जाने के बाद इट इज लाइक कोमा। वहां जाने के बाद वापसी बहुत कम होती है, और वहां से वापसी के लिए आपको सिर्फ एक ताकत है जो आपको वहां से निकाल सकती है। वो प्रार्थना है, वो आशीर्वाद है, आपके घर वालों की प्रार्थना लगती है, आपको आपकी प्रार्थना लगती है। अपने बारे में अच्छा बोलते रहिए ना, वो कहते हैं ना, कब अच्छा हो जाए। भगवान ने मन लगाई और अपनी गलतियों के उसके लिए माफी मांगी उनसे, और उनको बोलिए कि जो गलतियां मेरे से हुई अब नहीं करूंगा। शायद तभी इससे बाहर निकल सकते हैं। मैं बाहर निकला हूं, मुझे ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, शायद मैं ये छोड़ो, मैं आज होता ही नहीं अगर मेरे ऊपर महादेव का आशीर्वाद नहीं होता। तो मुझे मेरे प्रभु ने वहां से निकाल के यहाँ तक लाके रखा है, और अब मैं ये यकीन से बोल सकता हूँ कि भगवान बहुत आगे ले जाएंगे। अच्छा, क्योंकि मुझे अभी वो समझ में आ गया है कि
जो कुछ भी है ना वो उनके आशीर्वाद से ही होता है। वो खुश हैं, वो खुश कब होते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। अच्छा अच्छा करते रहिए, अच्छा अच्छा बोलते रहिए, ये गलत तरीकों से कोशिश मत करिए। बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता कि जो गलतियां मैंने करी हैं। सट्टे जैसी चीज से दूर रहिए। जुआ से, सट्टे से कोई भी बड़ा नहीं बन सकता, कोई भी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता। वो पैसा जो बनता है वो टेम्पररी होता है एंड फाइनली वो सब कुछ लेके चला जाता है। जैसे कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, शायद इसके बाद काफी लोग नाराज हो जाएंगे, बट सट्टे से बचिए हर तरीके से। जैसे कि मैच का सट्टा, डब्बा ट्रेडिंग, जहां पे भी क्योंकि इन चीजों से ना इनका अंत पहले से ही तय होता है। इसका अंत होता है बर्बादी। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपसे बर्बाद होंगे और कुछ तरीका नहीं है इसका। तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जो उस जगह पे जहां पे मैं था वहां से निकल के आते हैं। तो कोशिश करिए कि वहां पे कभी ना पहुंचे, और अगर वहां पहुंच गए तो सिर्फ भैया भगवान में मन लगाओ, वहां से महादेव के अलावा किसी की ताकत नहीं है जो आपको निकाल के ला सकता है। कोई मेंटर, कोई ट्रिक, कोई एल्गो दुनिया में कुछ लेके नहीं आएगा आपको, सिर्फ आपके प्रभु निकाल सकते हैं वहां से। एक बंदा जो कि लॉस में रहता है वो तभी ज्यादा जोर लगाता है कि वो रिकवर करे। जब लॉस में हो ट्रेडिंग बंद कर दो, जब लॉस में हो ट्रेडिंग बंद कर दो। उनको लगता है उनको कोई और जरिया ही नहीं या उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं, उतना जो खोया था उतना रिकवर करने के लिए। हाँ, आपको ट्रेडिंग बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्रेडिंग ब्रेक तो ले सकते हो। ट्रेडिंग ब्रेक लेना क्या जरूरी है, उसमें क्या तकलीफ हो रही है। मार्केट देखो, सब लोग ध्यान रखो, मार्केट आपसे पहले भी था और आपके बाद भी रहेगा। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मैंने आज ट्रेडिंग बंद की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कल से कैसे कमाऊंगा मैं। भाई बाजार तो रहने ही वाला है ना। जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो भाई थोड़ा ब्रेक ले लो ना। जी, मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। दिस इज समवॉट आउट ऑफ द टॉपिक। जबकि आप बहुत बुरे फेस में चल रहे थे, तब आपके रिलेशंस का आपके ऊपर कैसा एक नजरिया था और अब कैसा है? ये तो हर एक बंदे के साथ होता है। 100 लोगों से बड़ा सर्कल था। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों का फेवरेट हुआ करता था। ओके। जब बुरा दौर आया, जब बुरा फेस आया, तो मैं जिनका फेवरेट था मैं उनके लिए हंसी का पात्र बन गया। I was a topic to be discussed in all social gathering. बहुत दुख के साथ बोलता हूं कि बुरा वक्त ना आना चाहिए। सही बात है। और मुझ जैसे लोगों का तो जरूर आना चाहिए। जिस लोगों का मैं दिल दुखाया था ना, वो लोग मेरे साथ खड़े थे। और जिनके लिए मैं दिल दुखाया था ना, वो सब के लिए मैं हंसी का रीजन था, मैं उनके लिए मजाक का टॉपिक था। तो सच्चाई तभी समझ में आती है कि आपका अपना कौन है, जब आप उस फेज में होते हो कि जहां से रिकवरी नहीं होती है। मैं उस फेज में था जहां से रिकवरी इम्पॉसिबल थी। मतलब वहां से वापसी होने के चांसेस 0.01% थे। 1% भी नहीं था कि मैं जहां पे चला गया था वहां से वापसी के चांसेस 1% भी नहीं था। बहुत वो वाली बात है, डोंट वांट टू शेयर, बट फिर भी क्योंकि पब्लिक को जानना चाहिए कि ट्रेडिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल। ट्रेडिंग की वजह से आपका खाना छीन सकता है। देयर वर डेज जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे और मैं पानी भी सोया था। तो वो लाइफ का वो फेज था जो मैं सोचता हूं तो मुझे आज भी लगता है कि फ्रॉम अ प्लेस जहां मैं महीने के बहुत पैसे बनाता था, वहां से वो फेज कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, वो जर्नी बहुत टफ होती है और वहां के बाद वापसी नहीं होती है। वहां के बाद वापसी होती ही नहीं है। मैंने शायद अपने अलावा किसी को वहां से वापस आते देखा नहीं है। अच्छा। वहां से वापस आने के लिए जो वापस आए ना, उनको कोई और वापस लेके आया है, वो खुद वापस नहीं आए। कोई सहारा रहता है। दे वर बीइंग बेल्ड आउट। तो मैं ये कहूंगा कि आई हैव बीन बेल्ड आउट बाय महादेव। मुझे भगवान ने बेल आउट किया है। ओके। पेशेंस का रियल मतलब क्या होता है ट्रेडिंग में?
पेशेंस का रियल मतलब होता है प्रॉफिट को रन करना। हम्म। देखो लॉस में तो पेशेंस अपने आप आ जाता है। जब लॉस हो रहा होता है तो जैसे आपने बोला, आप अरे ठीक है आज निकल प्रॉफिट आ जाएगा, यू फ्रॉम अ ट्रेडर यू बिकेम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हाँ। जब ट्रेड प्रॉफिट में आता है तब होता है पेशेंस का असली टेस्ट। 100 पे लिया, 110 हो गया, नहीं बेचा कि 120 हो जाएगा, वहां से 105 हो गया। जब 105 होगा ना, तब आपके सारी इंद्रियां आपको उत्तेजित करेगी कि बेच दे भाई, 5 रुपए मिल रहे हैं, चला जाएगा ये भी। सही बात। आपको अपने रिसर्च पे, आपको जिस रीजन पे आपने पैसा लगाया है उस पे भरोसा होना चाहिए। ओके। अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने इतनी मेहनत करके ये चीज पे मैंने इन्वेस्ट किया है, ये बहुत पैसा बनेगा। और जब मैंने सोचा था कि मैं इसको 100 पे खरीदूंगा और मैं 500 बेचूंगा, तो जब मुझे 500 बेचना है तो 120 हो या 100 हो या 150 हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब 500 का तब बेचूंगा ना मैं। पेशेंस का असली टेस्ट वो होता है, और 99% ट्रेडर्स यहाँ फेल हो जाते हैं। अगर स्टॉप लॉस लगाने में 95% फेल होते हैं, अगर लॉस बुक करने में 95% फेल होते हैं, तो प्रॉफिट को रन करने में 99% लोग फेल हो जाते हैं। सही बात है। अगर आपने प्रॉफिट को रन करना सीख लिया तो एक ट्रेड आपकी 10 गलतियां छुपा देगा। और ऐसा एक कहावत है कि योर 100 मिस्टेक्स विल बी कवर्ड बाय 1 मैसिव विन। वैसे पेशेंस ही उसको दिला सकता है हम। जी बिल्कुल। ओके। 100 का 500, 10 का 1000 पे होल्ड रखने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। चंदन जी, आपके लाइफ के बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? मेरी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है कि मैंने एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, सारे आत्मलिंग, बहुत सारे शक्तिपीठ और बहुत सारे तीर्थ इन वन गो में किए। मैं और मेरी वाइफ घर से निकले, 100 डेज में बाय रोड ट्रेवल किया, और ये सब कुछ करने के बाद घर पहुंचे। इट वॉज अ वेरी टफ। आई एम सुपर ब्लेस्ड कि मैं ये कर पाया। ऑल थैंक्स टू माई टीम, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और इससे ज्यादा तो मैं अब उसके बाद से मैंने भगवान से कुछ मांगना बंद कर दिया। दिस वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट विच एनी वन कैन अचीव इन लाइफ। मटेरियल अचीवमेंट्स तो आते आते रहते हैं। ये जो जर्नी मैंने की, ये जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, इसका कोई भी इट वाज इनक्रेडिबल, अतुल्य। इसका कुछ भी कंपैरिजन नहीं है। सो दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। सबके को बोलता हूं कि एक बहुत पुरानी कहावत है, सब लोग इसको मानते हैं, मैं भी बहुत मानता हूं कि मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता है तो उसके मन का होता है, और उसके मन की चीजें आपके मन से बहुत अच्छी होती हैं। तो जब मेरे मन का नहीं हुआ मैं बहुत दुखी था, फिर जब उसके मन का हुआ तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। चलिए, बहुत बात किया हमने। वी विल वाइंड अप द पॉडकास्ट बाय रैपिड फायर। ओके। बुल मार्केट या बियर मार्केट? बियर मार्केट। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? फॉर मी ट्रेडिंग। एसआईपी या लमसम? मेरे लिए तो इनमें से कुछ भी नहीं। अच्छा। फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस? डिसिप्लिन। अच्छा। रिस्क या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। एक स्टॉक का रूल जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए? सिर्फ डिसिप्लिन बनिए, बाकी कुछ भी रिजिड नहीं होता। ओके। आपके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि मेरे सामने किसी को कोई जेन्युइन जरूरत हो और मैं उसको पूरा कर पाऊं, तो मैं ये मानता हूं कि मैं फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर पाया हूं। जी। अगर आप अभी 22 एज का है और आपके यंगर सेल्फ को आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो बोले तो वो क्या हो सकता है? सोशल मीडिया के रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरी पे ना जाएं। नॉलेज पे फोकस करें। पहले सीखें, समझें, इन्वेस्ट करें, और जब आप इन सब में पक जाए तब ट्रेडिंग पे आए। और पेशेंस भी बहुत रखना चाहिए उनको। पेशेंस तो
आ जाएगा उनको, पेशेंस सीखने की जरूरत नहीं होती, वो आ जाएगा ग्रेजुअली। क्योंकि जब वो लॉस करेंगे तो वो लॉस में सौदे काटेंगे नहीं, तो उनको पेशेंस आ जाएगा। फिर प्रॉफिट में जब एक बार, दो बार, तीन बार जब होमो आएगा तो पेशेंस आने लग जाएगा। डिसिप्लिन सीखें, डिसिप्लिन का रूल बनाएं। जब आप डिसिप्लिन रहेंगे ना, तो आपके अंदर पेशेंस अपने आप आ जाएगा। सो ये डिसिप्लिन के अंदर फर्स्ट जो आता है वो पेशेंस ही कह सकते हैं हम? नहीं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, इसको लिखें, इसको नोट बनाएं, इसको चिपकाएं, इसको लिख के रखें, गांठ बांध लें और डिसिप्लिन बन जाएं। ओके, व्यूअर्स के लिए आपका फाइनल एक मैसेज क्या है? व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि अच्छे कर्म करें, भगवान में मन लगाएं और ट्रस्ट करें उस अलमाइटी को, अपने अपने भगवान को, कि आप अगर अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। घमंड नहीं करें, किसी की इंसल्ट नहीं करें, किसी मजबूर का फायदा ना उठाएं, और किसी की गलतियों पे, खामियों पे अगर आप उसको सुधार नहीं सकते तो उस पे हंसिए मत। ओके, क्योंकि जब भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती, जब आपको पड़ेगी ना तब समझ में आएगा कि कितनी तकलीफ होती है जब आप एक बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि किसी का अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी का बुरा मत करें। जी बिल्कुल। चलिए चंदन जी, इसी के साथ इस पॉडकास्ट को अंत करेंगे, इस वादे के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे और बाकी अनटच जो भी टॉपिक्स है उसको और एक पॉडकास्ट में एक फ्रूटफुल डिस्कशन करेंगे। जी जरूर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ लगा तो उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख लीजिए, जो कि हमको पता चले कि कौन सी तरह की वीडियोस आपके सामने लेके आ जाए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।